सुपर योद्धा सीजन 2 बैटल थ्रू द हेवेंस द फ्लेम एम्परर एपिसोड 23। बूम बूम बूम। जब उन सीनियर्स की आत्मा का स्रोत पूरी तरह से लुप्त हो गया तो सभी प्रकाश गोलक एक साथ मिलकर शाओ यान के शरीर में समा गए और वह छोटा स्थान जिसे काले वस्त्रधारी लोगों ने अलग किया था जोरों से कांपने लगा। बांग वह अन्य आयाम धीरे धीरे टूटने लगा। शाओ यान पहले ही ध्यान की स्थिति से बाहर आ चुका था और पूरी तरह जाग चुका था। उसने पहले जो आत्मा स्रोत की ऊर्जा को अवशोषित किया था उसे आत्मा क्षेत्र में सुरक्षित रखा था, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन किंग और शाओ यान के बीच हुई बातचीत से यह स्पष्ट था कि आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए आत्मा स्रोत को धीरे धीरे अवशोषित करना पड़ता है। यदि सुरक्षित स्थान न हो तो आत्मा को भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए शाओ यान ने तुरंत आत्मा स्रोत को आत्मा क्षेत्र में संग्रहित किया और भविष्य की योजना बनाई। संकट टलता देख शाओ यान ने गहरी सांस ली और बोला, लगता है इस बार युएरू के घर जाकर मामले निपटाना और फिर एकांत में साधना करना बहुत जरूरी है। आत्मा का मूल निगलकर कुछ नई लड़ाकू कलाओं का अभ्यास किए बिना इस महाद्वीप पर एक कदम भी चलना असंभव है, जहां हर कोना शक्तिशाली योद्धाओं से भरा हुआ है। यह सोचते हुए उसने अपनी आत्मा शक्ति से दोनों लड़कियों को जगाने का प्रयास किया। किंग युआ अभी तक लड़ाई में अपनी सारी ऊर्जा झोंक चुकी थी, इसलिए वह तुरंत नहीं जागी और बेहोश ही रही। लेकिन शाओ यान की मदद से वह धीरे धीरे होश में आ गई। जैसे ही वह होश में आई उसने दूर एक बड़े गड्ढे को देखा और जल्दी से शाओ यान से पूछा, वह काले कपड़े वाला व्यक्ति जो हाल ही में हमारी चिंगचेंग में मू परिवार का हत्यारा था, वह तो वही था ना? लेकिन उसके पीछे जो राक्षस था उसका क्या हुआ? तुमने कैसे उसे हराया? शाओ यान को युएरू के इतने सारे सवालों से सिरदर्द होने लगा। वह यह नहीं कह सकता था कि उसने खुद उसे मारा, तो उसने बात टालते हुए कहा, मुझे पता नहीं। बस जब तुम बेहोश हुई तो वह राक्षस थोड़ी देर कांपा और फिर अचानक फट गया। लेकिन हाँ, वह मर गया था। युएरू को शाओ यान की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन चूंकि तत्काल संकट टल चुका था तो वह इन संदेहों को नजरअंदाज करके अपने पिता को बचाने पर ध्यान देने लगी। बांग की आवाज के साथ वह छोटा अलग थलग स्थान पूरी तरह टूट गया और एक बार फिर सड़क का सामान्य दृश्य लौट आया जहां लोग आ जा रहे थे। युएरू आगे चल रही थी और रास्ता दिखा रही थी। शाओ यान पीछे पीछे किंग युआ को गोद में उठाए चल रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि किंग युआ को उठाए हुए शाओ यान को लग रहा था कि उसकी आत्मा और लड़ाई की शक्ति तेजी से रिकवर हो रही थी। शाओ यी भी नाजिन में वापस जाने को तैयार नहीं थी। वह खुद को एक छोटी लड़की में बदलकर शाओ यान के साथ रहना चाहती थी, लेकिन शाओ यान की सख्त चेतावनी के बाद वह नाराज होकर वापस चली गई। रास्ते में भले ही उन्होंने अभी अभी मृत्यु के मुंह से वापसी की थी, युएरू शांत और दृढ़ता से रास्ता दिखा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पिता का समय अब कम है। यदि वह सही समय पर नहीं पहुंची तो उनके विरोधी इस मौके का फायदा उठा सकते हैं और परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। युए परिवार की हवेली की एक गली में पहुंचकर शाओ यान और युएरू ने योजना बनाई कि वे अंदर जाकर अलग अलग कार्य करेंगे। युएरू किंग युआ को विश्राम कक्ष में ले जाएगी और फिर शाओ यान से मिलने आएगी, जबकि शाओ यान सीधे मुख्य महल की ओर बढ़ेगा। रास्ते में युएरू ने बताया कि उनका युए परिवार इन दिनों भीतर से शांत नहीं है। केवल कुछ विश्वस्त लोग ही उसके पिता की गंभीर स्थिति के बारे में जानते हैं, इसलिए उपचार गुप्त रूप से किया जाना जरूरी है। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, शाओ यान ने देखा कि द्वार पर बहुत से लोग खड़े थे। ये सब औषधि बनाने वाले अल्केमिस्ट थे, जिनकी छाती पर चमचमाती चांदी की लहरें उनकी प्रतिष्ठा और रैंक को दिखा रही थीं। ये हमारे परिवार के जूनियर्स हैं और तुम इनके सामने कुछ नहीं हो, युएरू ने हल्के से कहा। गली में आते जाते लोग इन अल्केमिस्ट्स को देखकर श्रद्धा और ईर्ष्या से भर उठे। वास्तव में अल्केमिस्ट का पेशा इस दुनिया में एक शाही दर्जे जैसा था। मेरे पीछे चलो, युएरू शाओ यान और बाकियों को एक छोटे रास्ते से हवेली के अंदर ले गई।
शाओ यान समझ गया कि वह यह रास्ता इसलिए ले रही है ताकि परिवार के भीतर के असहमति वाले गुटों से बचा जा सके। मिस आप लौट आईं। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक सुंदर नौकरानी दौड़ती हुई आई और युएरू से कुछ बातें की। इसके बाद युएरू किंग युआ को लेकर अलग हो गई और नौकरानी शाओ यान को आगे ले जाने लगी। शाओ यान चारों ओर इस भव्य हवेली को देखता रहा। ऊंची ऊंची और शानदार इमारतें देखकर उसने मन ही मन कहा कि युए परिवार वाकई चिंगचेंग के 3 प्रमुख परिवारों में से एक है। इतनी दौलत साधारण लोगों की सोच से परे है। जैसे ही वह हरे पत्थरों से बनी पगडंडी पर चला, शाओ यान की आत्मा ने महसूस किया कि हवेली के अंदर हर कोने में एक रहस्यमय और शक्तिशाली उपस्थिति छिपी हुई है। वह अचानक ऊपर की छत की ओर देखने लगा, जहां कुछ काले साए तीरों के साथ छिपे हुए थे और किसी भी हलचल पर हमला कर सकते थे। सुरक्षा तो वाकई बहुत सख्त है, शाओ यान ने मन ही मन कहा और सामने दिख रही उस भव्य हॉल की ओर बढ़ा, जहां उसे कोई व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। पिता। जैसे ही युए रुकिंग युआ को विश्राम के लिए छोड़कर लौटी, वह भागती हुई शाओ यान से मिलने आई और नौकरानी को जाने का इशारा किया। अब कमरे में सिर्फ युएरू, शाओ यान और उसका पिता थे। युएर, तुम वापस आ गई, एक मधुर और स्नेहिल आवाज सुनाई दी। हाँ पिताजी, मैं इस बार आपके लिए एक ऐसे व्यक्ति को लाई हूँ जो आपका इलाज कर सकता है, युएरू ने शाओ यान की ओर इशारा करते हुए कहा। शाओ यान देख सकता था कि युएरू अपने पिता को लेकर कितनी चिंतित थी। तुम, मेरी बीमारी इतनी जल्दी नहीं ठीक होगी, इतनी मेहनत मत किया करो, युएयू ने इनकार किया, लेकिन उसके चेहरे पर बेटी की चिंता देखकर संतोष था। इस छोटे दोस्त, मैं युएयू हूँ। तुम मेरे युए परिवार आए हो तो कृपया मुझे एक बार देखो, युएयू ने शाओ यान की ओर देखा और उसके भीतर झांकने की कोशिश की, लेकिन महसूस किया कि वह लड़का साधारण नहीं है। शाओ यान ने सामने खड़े पीले चेहरे वाले आदमी को देखा और मन ही मन बोला, 5 सितारा डॉदी, सही में परिवार के मुखिया होने लायक है। फिर वह आगे बढ़ा और शाओ यी को बुलाया ताकि वह देख सके कि युएयू की यह असाध्य बीमारी वास्तव में नॉन फायर स्पिरिट की वजह से है या नहीं। जैसे ही अग्नि आत्मा शाओ यी को बुलाया गया, कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया और युएयू की आंखें हैरानी से फैल गईं। यह तो अग्नि आत्मा है।